गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 5 जिसका शीर्षक है नागरी लिपि और इसके लेखक है हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक गुणाकार मूले। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके जीवन परिचय को जाना था। आज हम उनके द्वारा लिखित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पेज नंबर 35, 36 और 37 पेज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, आपको पिछले वीडियो में लिपि के बारे में बता दिया था, देवनागरी लिपि के उद्भव विकास के बारे में बता दिया था। आज है जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध मतलब होता अनेक बोलियां देवनागरी लिपि का मैं पहले परिभाषित किया हूँ, सांकेतिक चिन्ह में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अ अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मतलब विषय यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण यानी कुछ उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजरात लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बंगला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है तो बहन तो दम निश्चित रूप से है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण मतलब याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तथा दक्षिण भारत में पोथियाँ मतलब पुस्तकें लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की जो लिपि है वह नंदी नागरी नाम से जानी जाती है। कोंकण के सिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में ही विकसित हैं। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चौड़ राजाओं जो 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केलस्य, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करेंगे,
वीर कैलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से, सुदूर मतलब बहुत दूर, दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्यम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के कर्माबाहु, विजयबाहु जो 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को हमें मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी जो 11वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब पहले के लाहौर के टकसाल, अब जैसे ही टकसाल का नाम आया, अब आप सोच रहे होंगे ये टकसाल है क्या, टकसाल होता क्या है? तो यह सिक्कों के ढालने के स्थान को हम लोग कहते हैं टकसाल। में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा मतलब प्रार्थना अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे, याद रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द हमें देखने को मिलते हैं। आगे है महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता अंडरलाइन कीजिएगा, किसके द्वारा चलाया गया सिक्के पर राम सीता था? तो बादशाह अकबर। राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है और उस पर राम सीता का चित्र को अंकित किया गया, साथ ही उसमें लिखा गया दूसरी तरफ रामसिंह शब्द यानी राम सीता का मिलन। उत्तर भारत में मेवाड़ की गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाड़वड़, कठियावाड़ा गुजरात के सोलंकी, आमू के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही अंकित है। उपयुक्त जानकारी से यानी ये सब जो जानकारी हम लोग को दिया गया, इस जानकारी से साफ रूप से स्पष्ट होता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। सार्वदेशिक लिपि कहने का मतलब जिसका हर जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन मिलते हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखकों के अक्षरों के सिरों पर जब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास करके, थोड़ा ध्यान देकर हम इसे पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि अलुबेर्नी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पदाता टिदकम नाम का एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर कहते थे। हम
यह भी जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली भी कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत की किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना में ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम देव तथा प्राचीन गुप्त की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मत है, यानी यह कहने योग्य बात है। हम सब प्रमाण यानी पूरा इसे प्रमाणित नहीं है, बस इसे अनुभव से अनुमान से ही हम बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया होगा। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को लिपि के नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटको और राष्ट्रकूट के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। तो बहुत सारे लोग अपना अपना मत विचार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हमें नामकरण से जो लोग अपना विचार प्रकट करके अपना अपना नाम दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, तो हमें इस नामकरण के झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सब जगह लिखी जाने वाली लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। प्रादेशिक भाषाएं मतलब प्रदेश की भाषा। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि शरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि मिली है, वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि का जन्म शुरू हो चुका था। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं और इसी दरमियान इसी क्रम में अनेक भाषाओं के लेख और भाष्यवासी हमें मिलने लगते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पेज नंबर 36 और 37 का अध्ययन किया और यह गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखित जो नागरी लिपि है, यह एक निबंध है। तो इस निबंध में पढ़कर अध्ययन करके उसको समझा जा सकता है, सुनकर समझा जा सकता है। जहाँ जहाँ जरूरी बातें थी, जैसे लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का उद्भव क्या है, खरोष्ठी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि क्या है, उन सारी लिपियों की मैं जिक्र पहले ही आपको वीडियो में कर चुका हूँ।
इसलिए पुनः मैं इसको दोहराना उचित नहीं समझा। अगर किसी को फिर से इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप फिर से दोबारा मैसेज करके आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले अध्ययन कर क्लास में हम कक्षा में अगले वीडियो के माध्यम से जो इस पाठ का शेष अध्ययन बच गया है उसकी हम शुरुआत करेंगे। और एक बार मैं फिर से आपको कहता हूँ, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।